हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया चल रही पढ़ाई? आईएनपीएचयू प्रिपरेशन कर रहे हो? तो एक शानदार से आज सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। आईएनपीएचयू 2020 का बोर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3। उसके डिस्कशन की बात करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो बेस्ड था दैट इज बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। कंसेप्ट बहुत शानदार था क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट उन्होंने पूछा था जिसमें मैक्सिमम लोग गलती कर रहे थे। तो कंसेप्ट सीखने लायक है। कुछ नई चीजें भी सिखाने वाला हूं क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कशन करने यहां पर नहीं आए हैं। आपको पता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ सॉल्यूशन सिखाने का मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। पर्पस ये सिखाने का अप्रोच आपको कैसे करनी है और इस तरीके के अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो आप उनको किस तरीके से फोड़ पाओगे। तो फोड़ने की विद्या सीखनी है आपको। यहां पे क्या सीखना है कि भैया हमको किस तरीके से क्वेश्चन को फोड़ना होगा जब कब जब ये मेरे पेपर में आएगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर फंस गया तो आपको क्या क्या करना, उस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। इसके अंदर एक सपोर्टिंग कंसेप्ट ग्रुप में आपको मैं एक नई थ्योरम पढ़ाने वाला हूं, विरियल थ्योरम। डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको अलग मिलेगा, लेकिन यहां पर एक फंडामेंटल जो बेसिक लेआउट है वो मैं यहां पर जरूर समझाऊंगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट की चर्चा जो है वो यहां पर मैं करने वाला हूं। बेसिकली क्वेश्चन भी माइनरली स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है और उन्हीं के ऊपर बातचीत की गई है। तो आइए जल्दी से आते हैं, क्वेश्चन को इनिशिएट करते हैं, फटाफट बातचीत को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें तो बोला गया है कंसीडर द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेट एम ई एंड ई बी द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन, जो भी इसका मास है उसको मान लिया गया है एम ई और ई, और बोला गया है ए नॉट बी द ग्राउंड स्टेट रेडियस। ए नॉट किसी ग्राउंड स्टेट रेडियस हो गई? हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट रेडियस को बोल दिया गया ए नॉट। अच्छा, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये सब चीजें आपने पहले भी की हुई हैं। अगर आपको याद हो तो मतलब मैं ज्यादा चीजें तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको मोटा मोटा लगभग सब कुछ जो है वो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि याद होगा। बोलो याद हो तो बता देना, नहीं याद हो तो बता देना भैया, ठीक है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीजें याद होंगी। क्या क्या याद होगा जल्दी बताना। याद है कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी डिफाइंड माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जो इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑर्बिट कर रहा होता है, इसकी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लिखा था इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज टोटल एनर्जी का प्लस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और अगर मैं इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये एक मोटा मोटा रिलेशन जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। जो पोटेंशियल एनर्जी का आपने याद भी होगा कि हाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये कहानी लगभग सभी को याद होगी। तो ये तो अपने को पता है कि यार यहां जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है क्या। लेकिन उन्होंने पूछा किसके टर्म से, उन्होंने पूछा कि यार आयनाइजेशन एनर्जी बताओ। मैंने कहा ठीक है सर बता देता है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म से बतानी है? ए नॉट, दैट इज ग्राउंड स्टेट रेडियस। तो आपने कहा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? आपने कहा सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कुछ। देखो पूरी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन कराई है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं और जनरल बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर जेड प्रोटॉन होते तो इसको लिखते के जेड ई इंटू ई अपॉन आर। तो यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा तो उसको ए नॉट लिख सकते हैं। दिस इज द बेसिक पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के साथ बात कर रहे हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? आप बोलते माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन ए नॉट। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की, दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, राइट? बोलो हाँ या ना। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अभी मैं इस पर भी आ रहा हूं विरियल थ्योरम के ऊपर भी कि इस पे क्या। आपने कहा सर देखो अगर मैं यहां से अगर मुझे रिलेशन याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा देखो टोटल एनर्जी जो थी वो इसकी हाफ थी कि नहीं थी विद नेगेटिव साइन। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी दैट इज माइनस का हाफ ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन 2 ए नॉट। तो हाफ तो मैंने लिख दिया पहले ही, तो दोबारा हाफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वी कैन सिंपली से इट इज इक्वल टू ए नॉट। आपने कहा सर बाई चांस अगर मुझे डेटा याद नहीं होता या कई लोगों ने इस पर फोकस नहीं किया होगा कि ऐसा है या नहीं है, तो इस पर एक बेस बहुत शानदार सी थ्योरम जिसको बोलते हैं विरियल थ्योरम। विरियल थ्योरम बोलती है कि अगर आपका कोई सिस्टम है दैट इज बाउंडेड बाय देयर पोटेंशियल फोर्सेस, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उन्हीं फोर्सेस से अगर वो बाउंडेड है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन। किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? आर की पावर एन के प्रोपोर्शनल है। तो
ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, उस सिस्टम उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो उसके अंदर बाउंडेड है, दैट इज ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो r की पावर -1 के प्रोपोर्शनल आती है। अगर r की पावर -1 की प्रोपोर्शनल होती है तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी भी निकल के आ जाएगी। ये रिलेशन आप वेरियल से निकालें या आपको प्री रिकॉर्डेड पता हो तो भी अच्छी बात है। और ये बोर्ड का डेरिवेशन है तो मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर जाने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको पता है इन सारे फैक्टर्स को डिराइव करने के लिए mv²/r जो आपका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन का, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्ब्स अट्रैक्शन। तो जो इन दोनों के बीच में लग रहा होता है दैट इज k ZE into E/r², k Q1 Q2 अपॉन r², उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। और दूसरा बोर की पोस्टुलेट दैट इज mvr इज इक्वल्स टू nh/2π या NH बार आप लगा देते हैं, उसके थ्रू भी काम हो जाता है। लेकिन मुझे पता है कि ये बेसिक चीजें आप सभी को पता होंगी तो यहां तक बहुत ज्यादा परेशानी किसी बच्चे को नहीं आई होगी। लेकिन यहां पर जो मुद्दे की बात निकल के आती है, मैंने वैसे सारी बातें लिख भी दी हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो टोटल एनर्जी माइनस का 13 पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, और आर जो होता है वो n² के प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी जो होती है वो z/n के प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको याद होना चाहिए। और टाइम पीरियड 2πr/v, जो रोटेशन कर रहा है टाइम पीरियड जो इलेक्ट्रॉन का है दैट इज 2πr/v। तो आप यहां पर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा n³/z² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आप इसको ऐसे T0 के टर्म्स में लिख सकते हैं। So these are the certain proportionality that you must remember in order to solve further questions. कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन प्रोपोर्शनैलिटीज का आपके दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनसे बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। अब उन्होंने बोला कि यार मुझे तो चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने कहा व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? आपने कहा सर आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहां पर ये हाइड्रोजन एटम बैठा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसको भगा दो, इससे दूर कर दो, इसके ऑर्बिटल फोर्सेस से इसको बाहर कर दो। बिल्कुल ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी फ्री करना है, हाइड्रोजन को भी फ्री करना है। दोनों अगर फ्री पार्टिकल है तो उनकी एनर्जी कितनी मान ली जाएगी? 0 एंड 0। और आपने कहा सर अगर इस सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात करें तो कितना था? आपने कहा सर देखो हाइड्रोजन एटम अगर प्लस हो गया मतलब एक प्रोटॉन रुका हुआ, उसकी एनर्जी 0, एक इलेक्ट्रॉन वो भी आजाद है, वो किसी से बाउंडेड नहीं, उसकी एनर्जी भी 0। जो हाइड्रोजन एटम था इसकी टोटल एनर्जी कितनी निकल के आई? आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इन्हीं दोनों को मिला के भी टोटल एनर्जी निकल के आई कि नहीं निकल के आई? तो ये कितनी आ गई? आपने कहा सर इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली, दैट इज अभी जो हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट करी, माइनस का 1/2 ke²/a0। आपने कहा बिल्कुल सही है, तो माइनस हाफ ऑफ ke²/a0। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं IH, दैट इज इक्वल्स टू ke²/2a0। क्या ये बात समझ में आती है क्या? इसमें कोई दिक्कत वाली बात? फर्स्ट पैटर्न फर्स्ट सॉल्व होता है अपना। आपने कहा सर यस IH की वैल्यू तो अपनी निकल के आ गई है। अब IH की वैल्यू अगर आ गई निकल के तो आगे की वैल्यू की बात भी कर लें। अगर आगे की वैल्यू की बात की जाए तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन बहुत शानदार से पूछ लिया। उन्होंने बोला है कंसीडर अ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। कैसा? सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। He+ की बात कर ली है। He+ का मतलब हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन। आपने कहा बिल्कुल सही, इसके चारों तरफ भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम के चक्कर में अंदर की तरफ प्रोटॉन कितने हो गए? आपने कहा सर Z की वैल्यू 2 हो गई। आपने कहा Z की वैल्यू 2 हो गई तो मुझे पता है टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z² होता है कि नहीं होता? अरे बोल मेरे भाई, तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z² हो गई तो उसकी एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में ग्राउंड स्टेट जो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उन्होंने बोला है कि ऑब्टेन द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी He+ इन टर्म्स ऑफ IH। तो आपने कहा सर IH के रिस्पेक्ट वो 4 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि Z² होता है। सिंपल सी चीज है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली इस चीज को लिख सकता हूं He+ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ IH, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है वो Z² के प्रोपोर्शनल होती है तो वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। दैट वी ऑल नो। सिंपल। देखो प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू काम करते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बात करी नाउ कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उन्होंने कहा अब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, अब 2 इलेक्ट्रॉन पे आओ। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद आर्बिट्री एटॉमिक नंबर न्यूक्लियाई, आर्बिट्री एटॉमिक नंबर Z, जिसका आर्बिट्री एटॉमिक नंबर Z है, यूजिंग द बोर मॉडल टू ऑब्टेन द ग्राउंड स्टेट रेडियस RZ अपन को ऑब्टेन करनी है इन टर्म्स ऑफ A0 एंड Z।
किसके टर्म्स में, ए नॉट और जेड। अब आएंगे हम पूरे डेरिवेशन के ऊपर, जो हमने पहले किया उसको अब अगर किसी को कोई समस्या पुराने वाले में भी थी वो यहां से रिलेट कर सकता है, ठीक है ना। तो अब मैं आने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट से डेरिवेशन के ऊपर, तो अब इसको बहुत ध्यान से देखने वाले हैं भैया लोग, है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बात की कि assume the two electron are in the same circular orbit and as far apart as possible। तो आपने कहा सबसे ज्यादा दूरी मतलब डायमेट्रिकल अपोजिट होंगे, दोनों सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। सेंटर पे कितना दे दिया, आपने कहा सर इसके सेंटर पे जो दे दिया है ये Z प्रोटॉन है, तो Z प्रोटॉन इसको खींचेंगे तो एक तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा जो Z प्रोटॉन का है, और एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स जो होगा वो बाहर की तरफ लगेगा। क्योंकि ये इस ऑर्बिट में किसी वेलोसिटी v से घूम रहा होगा, तो अपन ने बोल दिया इसको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जो नेट मिल रहा होगा दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, इट मस्ट बी इक्वल टू z का फोर्स कितना हो गया, आपने बोला k ze इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, आपने बोला सर ये दूरी 2r हो जाएगी अगर ये r है तो दैट इज k e स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल सी वही सारी बातें हैं, कुछ अंतर तो है नहीं। आपने बोला दूसरी चीज क्या हो गई, तो मैंने कहा देखिए यार यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैं इस चीज को बहुत सिंपली लिख सकता हूं दैट mv स्क्वायर बाई आर, मैं ऊपर से अगर आप ध्यान से देखो तो मैं k e स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, अंदर की तरफ आ जाएगा z माइनस 1/4। दूसरा उन्होंने बोल दिया है कि भैया बोर मॉडल को उपयोग करो, मतलब बोर मॉडल को मान ले। बोर मॉडल को मानेंगे मतलब बोर मॉडल की जो पोस्टुलेट है उसको अपन मानेंगे कि भैया वो 100% करेक्ट हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो अगर बोर मॉडल की पोस्टुलेट को मैं सही होता हुआ मान लूं तो मैं बोल सकता हूं mvr इट मस्ट बी इक्वल टू nh अपॉन 2 ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 लिखी जा सकती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं इन दिस गिवन सिचुएशन आई कैन वेरी सिंपली से एंड वेरी सिंपली सजेस्ट कि भैया देखो इक्वेशन में क्या कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया, जो आप लोग ड्राइव करते थे इक्वेशंस जो आप लोगों ने सोची थी वहां पर mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड लिखते थे, यहां पर mv स्क्वायर बाई आर के सामने z माइनस 1/4 निकल के आ गया। तो क्या बहुत बड़ी सिचुएशन कोई चेंज हो जाएगी या लगभग लगभग सिचुएशन जो है वही रहने वाली है? अगर आप सोच के बताएं तो बोला वही रहेगा कि नहीं रहेगा, सोच के बताओ, कुछ नहीं करना। आपने कहा सर देखो कुछ बहुत बड़ा चेंज तो आया नहीं, चेंज किसका आ गया कि z की जगह z माइनस 1/4 हो गया, z की जगह क्या हो गया z। मैंने कहा देखो इसको कंपैरिजन से सोचना, मुझे पता है कि आप यहां पर b और r अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आप सिंगल देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ा सिर्फ z की जगह इफेक्टिव वैल्यू z माइनस 1/4 हो गई। तो इन द गिवन सिचुएशन z इफेक्टिव बिकम्स z माइनस 1/4। आपने कहा क्यों, मैंने कहा देखो यार अगर अपन सिंपल बोर मॉडल लगाते थे तो हम लोग यही लिखते थे, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मानते तो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन r लिखते थे r स्क्वायर, और दूसरी लिखते थे mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 और इन्हीं दोनों को जब सॉल्व करते थे तो हमारी r की वैल्यू निकल के आ जाती थी। अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द r इट सिंपली बिकम्स n स्क्वायर अपॉन z सॉरी टाइम्स ऑफ a नॉट। आपने कहा सही बात है सर, ग्राउंड स्टेट रेडियस की बात हो रही है तो ये हमको याद है प्रोपोर्शनलिटी इनटू ए नॉट, ये याद रखनी चाहिए चीजें, क्योंकि बार बार ड्राइव करोगे तो आपका टाइम भी खराब होगा। और मुझे लगता है कि डेरिवेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको करना होगा, एनपीएचएम करना होगा, लेकिन आपको एंड रिजल्ट याद होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मैं ये नहीं आपको वो कर रहा हूं कि एनपीएचएम पेपर में आएगा तो आप एंड रिजल्ट निकालो मत या आप डेरिवेशन मत करो, डेरिवेशन पूरा करो, लेकिन आपको आइडिया सभी चीजों का होना चाहिए कि हाँ आर बराबर एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू ए नॉट के बराबर होता था जब हम जनरल डेरिवेशन की बात करते थे। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो उसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं यहां पर बहुत सिंपली बोल सकता हूं कि सर यहां पर सिर्फ z की वैल्यू चेंज हो गई, n की वैल्यू होगी 1, z हो गया z माइनस 1/4 इंटू ए नॉट। तो अगर मैं पूरी बात करूंगा तो जो रेडियस निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ ए नॉट दैट इज सिंपल इक्वल टू z माइनस 1/4 इंटू ए नॉट। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, कोई परेशानी कोई शंका कोई आशंका हो तो बता दीजिए भाई। क्या पहला समझ में आता है? क्या वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव की क्लैरिटी आती है आपको? आपने कहा सर सही बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इलेक्ट्रॉन का कूलॉम इंटरेक्शन और लग गया, कूलॉम इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन को और लग गया तो थोड़ा सा आर की वैल्यू जो है वो बदल गई, चेंज हो गई, जेड माइनस 1/4 हो गई। इसमें कोई परेशानी कोई शंका कोई आशंका? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब उन्होंने बोला है, अब यहां पर आया है मेन मुद्दा और सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है जहां पे मेन कहानी आपको करनी, क्योंकि इसी ये क्वेश्चन डी और ई पार्टी सबसे हैवी है। अभी तक जो आपने किया उसमें कुछ बहुत बड़े नंबर मिले नहीं है आपको, क्योंकि बड़ा कॉमन काम था वो।
है ना। अगर आप सोचो कि मैंने कई बच्चे बोलते हैं सर आईएनपीएचओ के स्टार्टिंग 3 पार्ट तो हो गए, बाद वाले नहीं हुए। भाई गेम बाद वाले में ही था, स्टार्टिंग में तो 3 नंबर थे, बाद वाले में 8 नंबर आएंगे, तो 3 नंबर को गेम ही नहीं है, गेम तो लास्ट वालों का ही होता है। तो कभी कभी खुशी मत मनाइएगा कि आपने स्टार्टिंग के 3 कर लिए थे, अगर आपने अभी तक का काम कर लिया है तो कोई बहुत बड़ी खुशी वाली बात नहीं है। गलती यहां से प्रारंभ होती है, कैलकुलेशन यहां से प्रारंभ होती है, और आईएनपीएचओ के सिलेक्शन की प्रोसेस इस पार्ट से प्रारंभ होती है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। उन्होंने बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आइजेड फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद आर्बिट्री जेड इन टर्म्स ऑफ जेड एंड आईएच। आईएच के टर्म्स में उन्होंने आईएच पे स्टिक कर गए कि आप आईएच के टर्म्स में बताइएगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आईएच की वैल्यू अपने को पता है क्या है, आईएच की वैल्यू क्या है, के ई स्क्वायर अपॉन 2a0। कहानी को अपन वहीं पे चलते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं, और अब जो मेन मुद्दा है वो समझना होगा कि वहीं पे कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे जरूरी है। आपने कहा सर देखो आयनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां से +1 इलेक्ट्रॉन और निकल के आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, जेड बीच में बैठे हुए, तो अब यहां पे जेड रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा। मैंने कहा ठीक बात है सर। अब इसमें आयनाइजेशन होगा क्या, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आईएच। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, बस यही गलती होती है। यही गलती मैक्सिमम बच्चों ने करी थी, मेरे जो बहुत सारे बच्चे थे उनकी गलती वो यहां पर। उनको क्या लगा कि यार इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लेता हूं, और इस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को दे दी तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, और एनर्जी हमें किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, या सिस्टम एनर्जी को समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब एनर्जी का गेम होगा तो ये सिस्टम भी तो अपनी एनर्जीज को चेंज कर रहा है, तो सिस्टम के साथ ही तो चेंज होगा सब कुछ। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी गलती जो हुई थी वो यही थी कि जिन्होंने ऐसे नहीं लिखा था ई जेड प्लस, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैं बोल रहा हूं इसको जेड प्लस एटम बन गया। तो जेड प्लस एटम की एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहां की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ जेड एटम, दिस इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सबसे बड़ी बात थी, इस पर फोकस करना बहुत जरूरी था। आपने कहा सर ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो मैं बहुत सिंपली बात कर सकते हैं कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, किसी चीज की बात नहीं हो रही, तो हमको पता है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो आई जो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अभी अपन ने हीलियम का निकाला भी था, इट इज इक्वल टू आई एच। तो जेड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की जो एनर्जी होगी, या टोटल एनर्जी इसको मैं बोल सकता हूं, इसको ऐसे, सॉरी माय मिस्टेक, इसकी अगर मैं टोटल एनर्जी बोल दूं, इट इज माई माइनस का जेड स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई एच, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, या माइनस का आपको पता है 13.6 यही एनर्जी थी, तो वहां से हम जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नथिंग मोर देन दैट। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। इसकी एनर्जी, आपने कहा सर इसकी एनर्जी तो फ्री हो गया एटम, इसकी 0 हो गई। कैलकुलेट किसकी करनी है, आपने कहा इसकी करनी है। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की पोटेंशियल एनर्जीज होंगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू एम ई इंटू वी स्क्वायर। बोलो मेरे भाई क्या गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? इसमें कोई परेशानी वाली बात हो, किसी तरीके की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं बहुत आराम से। आपने कहा सर एम ई वी स्क्वायर की वैल्यू अपने को चाहिए जो अपन को अभी निकालनी है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, और अभी अपन ने देखा इस पिछले क्वेश्चन में भी कि यहां पर जो एम वी स्क्वायर बाई आर है, यहां पर देखिएगा एम ई वी स्क्वायर जो यहां से हमारी वैल्यू निकल के आई है अपॉन आर की, इट इज इक्वल टू, मैं इसी को यहां पर लिख रहा हूं बस, दोबारा कुछ नहीं करो ताकि आपके दिमाग में आ जाए, दैट इज के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1/4। इस आर से ये चला गया, तो यहां से अगर मैं देखूं तो एम ई वी स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी दैट इज के ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू जेड माइनस 1/4। हाफ एम वी स्क्वायर को एम ई वी स्क्वायर, उसी की वैल्यू हमने वहां पे पुटअप कर दी। क्या देखो ये चमक रहा है क्या, ध्यान से देखो, कोई परेशानी? बस सिंपल सी काइनेटिक एनर्जी को लिखना है तो मैंने उठा के वहां पटक दिया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो एम ई वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आपने बोला के ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू जेड माइनस 1/4। ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मैंने कहा यार पोटेंशियल एनर्जी और बताओ। आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी 3 मॉलिक्यूल है, 3 चार्ज है, तो 3 चार्ज के बीच में एनर्जी कितनी होगी? आपने कहा पहले की, दूसरे की, 2 इलेक्ट्रॉन की, और दोनों इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ 3c2,
तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं बनेंगे? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 C2 की बात करूं तो बोल सकता हूं पहले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की देख लें। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तो पॉजिटिव हो जाएगी ke²/2r, माइनस इन दोनों की सेम होगी तो 2 टाइम्स के जेड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, जेड, तो जेड ई इंटू ई अपॉन आर विद अ माइनस साइन। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका? आपने कहा सर ये चीज तो समझ में आती है। तो अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस का 2 k टाइम्स ऑफ ZE²/r प्लस KE²/2r प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, KE²/r इंटू Z-1/4। आपने कहा सर ये तो हो गई, ये आयनाइजेशन, इसको ऐसे लिख रहा हूं, सॉरी यहां पर ऐसा नहीं लिखना था मुझे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Z एटम था, सॉरी। आपने कहा सर ये हो गई फाइनल एनर्जी जो आपके Z+ की थी, इसको आपको माइनस करना है, ये आपकी एनर्जी आ गई किसकी, Z एटम की। Z+ की कितनी आ गई, आपने कहा सर Z+ की एनर्जी आ गई माइनस का Z² टाइम्स ऑफ IH। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो बता दो भैया। पक्की बात है, एकदम क्लियर होता है पॉइंट, कोई समस्या? अब मेन मुद्दा आ गया कि सर यहां पर मुझे ke² तो मिल रहा है, लेकिन A0 के टर्म्स का रिलेशन चाहिए होगा, मुझे A0 की बातचीत करनी पड़ेगी R के टर्म्स में। तो आपने कहा सर अभी अपन ने पहले ड्राइव किया, क्योंकि R को तो अपन को हटाना पड़ेगा। आपने कहा सर अभी अपन ने डिस्क्राइब किया था, सॉरी कहां गया वो, R की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा सर R की वैल्यू हो गई A0/Z-1/4। तो आपने कहा सर ये वैल्यू जो अभी अपन ने देखी है, इसी वैल्यू को अपन उठा के यहां रख देते हैं। ध्यान से देखो बेटा, दिखाई पड़ती है क्या आर की वैल्यू? तो क्या हम आर की वैल्यू A0 के टर्म्स में उठा के डाल दें आगे, अपने यहां पे डाल दो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब इस एनर्जी को मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं, EZ की बात कर रहा हूं, और एक तो EZ को मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखेंगे ठीक है। और जिसने जिसने अब मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी लोग, पूरे से अगर आप देखेंगे तो ke² कॉमन आ गया, नीचे से R भी कॉमन आ चुका है, और यहां पर अगर आप देखेंगे अंदर तो R को मैंने लिख दिया A0/Z-1/4, तो Z-1/4 ऊपर चला गया। अब अंदर क्या बचा था, यहां पे देखना माइनस का 2Z, ध्यान से देखते चलना, यहां पर ke²/2r, तो 1/2 बचा, प्लस का साइन, ke²/r बाहर हो गया, अंदर बच गया प्लस का Z-1/4। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या यही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या एग्जैक्टली यही चीज निकल के आती है? आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। माइनस का 2Z और Z, अगर इनको जोड़ेंगे तो माइनस का Z बनेगा 1/2 और -1/4, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का प्लस का 1/4 बन जाएगा। तो अगर मैं EZ+ को और ध्यान से लिखूं तो मैं EZ+ को यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा, और जिसने जिसने नहीं किया वो ध्यान से मेरे साथ करो। अब ke²/A0 यहां पर हो गया Z-1/4, और यहां पर हो गया माइनस साइन के साथ आ जाएगा Z-1/4, और माइनस साइन ये निकल के बाहर निकाल देता हूं, तो Z-1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस फैक्टर इज सिंपली कमिंग आउट टू बी, उसको ध्यान से देख लीजिए, क्या इस फैक्टर निकल के आ गया। अब अगर ये फैक्टर निकल के आ गया तो मैं EZ+ को मैंने बोल दिया है दैट इज माइनस का ke² इंटू Z-1/4 का होल स्क्वायर, और EZ जो हो गया दैट इज माइनस का ke²/A0, ये बाई 2 के टर्म्स में था, याद है, ke²/2A0। तो अगर मैं EZ की वैल्यू की बात करूंगा इट इज माइनस का Z² टाइम्स ऑफ IH। अब अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूंगा तो इससे उसको माइनस कर दे, जल्दी से माइनस करो फटाफट, जल्दी सब लोग। 60 सेकंड का पॉज ले रहे हैं, पॉज क्यों ले रहे हैं, मतलब आप लोग अपने हिसाब से जल्दी से क्वेश्चन करिए और आंसर की तरफ पहुंचो, फटाफट पहुंचो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट 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 फटाफट, मैं आगे आ रहा हूं। पॉज आप खुद करो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अपने पास कहानी क्या हो गई, आपने कहा सर अपने पास बिल्कुल सेट कहानी आ गई, EZ+ की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का ke²/A0। अगर मैं इसमें नीचे 2 का मल्टीप्लाई करूं, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करूं, तो ये बन गया IH इंटू Z-1/4 का होल स्क्वायर, सॉरी ये EZ एटम बन गया, और EZ+ एटम जो हो गया ये हो गया आपका
जेड स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई एच, दैट इज के स्क्वायर प्रोटॉन। अब मुझे पता है आपका जेड एटम जो है वो जेड प्लस और ई माइनस में टूट चुका है, इसकी एनर्जी जीरो हो गई है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी ऑफ जेड प्लस माइनस एनर्जी ऑफ जेड हो जाएगा। तो जेड प्लस की एनर्जी हो गई माइनस का जेड स्क्वायर आई एच माइनस का यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जेड माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू आई एच, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। पूरे से अगर आप देखेंगे तो आई एच जो है वो कॉमन निकल के आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? एकदम क्लियर होता है क्या पॉइंट? अब इसको आप सिंपली ओपन कर दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए, तो आपका जो आई एच निकल के आया, क्या निकल के आया बेटा? आई एच, आयनाइजेशन, आई जेड एच, सॉरी जेड वाला मैं बार बार गलत लिख देता हूं, जेड। तो इस जेड एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी निकल के आई दैट इज फाइन टू बी, ये कितनी निकल के आ गया? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/8 इंटू आई एच, सॉरी एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ध्यान से देख लीजिए, किसी को कोई परेशान हो, माय गॉड यार कुछ जगह पे देखो पहले लिख लेना, मैं आपके साथ कैलकुलेशन इसलिए करूं ताकि आप लोग, मैं सॉल्यूशन पहले लिख के भी काम कर सकता था लेकिन मैंने वो चीज इसलिए अवॉइड करी ताकि आप जब साथ साथ जुड़ के काम करते हैं, साथ साथ जुड़ के कैलकुलेशन करते हैं तो करने का मजा भी अलग होता है और मौज भी बहुत आती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप मुझे कैलकुलेशन करते देखते हैं या देखे रहे होंगे तो आपको भी एक इंट्यूशन आता है कि इस तरीके से करेंगे या ये चीजें लिखनी है। जल्दबाजी में कुछ भी गलत ना करें, इसका ध्यान रखें। और बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं तो उनको समझते हुए चलते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। अब देखो भैया, अब आ गए आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट ई पर 3 नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। अब ये आता है क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 8 मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई फिजिक्स नहीं लगानी है। अब आपकी रिसर्च अप्रोच जो है, आपके अलाइनमेंट टुवर्ड्स द आइडियाज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने बोला कि देखो भैया पहला आपने जो किया था वो गलत था, और अब जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें उन्होंने क्या बोला, पहले इस क्वेश्चन को समझना, फिर मैं इसमें कुछ बातें बताता हूं कि इसके 8 नंबर क्यों दिए गए, भाई 8 नंबर्स आर गिवन टू दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला टेबल बिलो कंटेन्स द एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ आईजेड एक्सपेक्टेड। आपने अभी जो आईजेड निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एटम दैट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी आपने जो निकाली है उसका हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया और ये देखा गया कि उसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही जो आपने निकाला उससे। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज निकल के आई कि अगर उसमें z की वैल्यू को एक कांस्टेंट फैक्टर से रिड्यूस कर दिया जाए, इफ इट इज रिड्यूस्ड बाय अ कांस्टेंट फैक्टर, इफ इट इज रिड्यूस्ड बाय अ कांस्टेंट फैक्टर, जैसा कि बोला गया, इफ z वाज रिड्यूस्ड बाय सम कांस्टेंट वैल्यू इन द फाइनल एक्सप्रेशन iz पार्ट इज द iz जो आ रही है वैल्यू वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफी क्लोज हो जाती है। आपने का मतलब ये हो गया सर कि अपन ने जो भी आईजेड की वैल्यू कैलकुलेट करी है पीछे वाले पार्ट में, दैट इज जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/8, कितनी निकाली हम लोगों ने बेटा? जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/8। ये जो वैल्यू है इनटू आई एच की वैल्यू उन्होंने बोल दिया कि रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/8, ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है इंटू 13.6। अब आप इससे सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप आई एच माइनस की वैल्यू की बात करेंगे तो एच माइनस कितना हो गया? आपने बोला 1 माइनस 1 प्लस 1/8 इंटू 13.6। आप आई एच ई की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/8 इंटू 13.6। इस तरीके से आप सभी की जो थ्योरेटिकल वैल्यू आने वाली है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल वैल्यूज आ रही हैं आई एच ई माइनस की, आई एच ई प्लस की, ये वैल्यूज बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? जो एक्सपेरिमेंटल निकल के आई, इनके बीच में कुछ वेरिएशन है। आपने कहा मतलब यहां पर अगर मैं आईजेड जो हमने कैलकुलेट किया है वो अगर मैं पुटअप करता हूं तो वो बराबर नहीं आ रहा, उसमें कुछ चेंज है। और उन्होंने बोला कि ये जो डेल्टा आईजेड है, जो बदलाव है आईजेड एक्सपेरिमेंट में और आईजेड जो आपने निकाला है कैलकुलेटेड, इसको खत्म किया जा सकता है अगर आईजेड में जेड की वैल्यू को किसी एक कांस्टेंट फैक्टर से रिड्यूस कर दिया जाए।
तो आपने कहा सर इसका मतलब अगर z एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बोल सकता हूं कि अगर मैं z माइनस अल्फा कर दूं तो z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस अल्फा प्लस 1/8 इंटू 13.6 माइनस iz z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस z, सॉरी यहां माइनस होगा, माइनस ठीक, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1/8 इंटू 13.6। आपने कहा अगर मैं इसके सब्सट्रैक्शन की बात करूं तो ये 0 हो जाएगा, अगर आप यहां पे अल्फा लगा दो तो ये फैक्टर जो है वो खत्म होने की कगार पे आएगा। तो आपने कहा इसका मतलब जो अभी आ रहा है डेल्टा आई जेड वो बेसिकली यही तो आ रहा है, क्योंकि z माइनस अल्फा तो अप्रोक्सीमेटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही होगी, तो z माइनस अल्फा माइनस दिस, यही तो आपका जो डेल्टा आई जेड बनेगा वो उसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा इस अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आई जेड जो ये निकल के आया एच ई माइनस का जो हमने निकाला था z स्क्वायर माइनस z प्लस 1/8, ये मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू थी। अगर इसमें कुछ अल्फा रिड्यूस कर दिया जाए तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो हमने अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो अल्फा के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। तो मैंने कहा चलो देखिए अल्फा पे डिपेंडेंसी कितनी है, तो इससे इसको माइनस कर देंगे। तो मैं इसको जल्दी से, क्योंकि कैलकुलेटिव में कुछ खास फिजिक्स लग नहीं रही है, तो जल्दी से जो इनका गिवन सॉल्यूशन है मैं उस पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि वो अच्छा है और उसके थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी जगह जो इस क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी वो वेरियल थ्योरम है, वो इंपॉर्टेंट था कि जहां पर आप एनर्जी को शॉर्ट में कैसे लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटीज वो इंपॉर्टेंट है, वो इस क्वेश्चन को आपको एक्स्ट्रा एज देती हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी लिखने का तरीका। तो इस क्वेश्चन की 3 लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डेल्टा आईजेड मतलब आईजेड जो आपने कैलकुलेट किया और जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है उसको आपने सब्ट्रैक्ट डाउन कर देंगे तो आपको डेल्टा आईजेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा मिल गई। और अब आप अल्फा के टर्म्स में इसको रिलेट कर सकते हैं जस्ट बाई ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ डेल्टा आई जेड विद जेड। ग्राफ आपको गिवन है, उसका स्लोप निकालेंगे, उसको 2 अल्फा से कंपेयर कर दें, क्योंकि जेड का कोफिशिएंट जो है वो 2 अल्फा है, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ अल्फा जस्ट बाय द ग्राफ। तो होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, लेकिन ग्राफिकल टच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप अपने रिजल्ट, आप जो भी रिसर्च करेंगे बच्चे आगे, उसमें आपके रिजल्ट आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा से जब डिफर कर रहे होते हैं तो उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को और थ्योरेटिकल डेटा को मिला के कैसे एक कॉन्क्रीट रिजल्ट पे पहुंचना है, वो चीजें ग्राफिकली ही देखी जाती हैं। आगे इन सब चीजों को बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी किया जाता है, तो जब बड़े हो जाएंगे तो आप वैसे करेंगे, लेकिन अभी ये फंडामेंटल वैल्यूज आपको आनी चाहिए और इस पर फोकस आपको करना चाहिए। ग्राफिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है INPHO के लिए, इसीलिए इसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। थैंक यू बच्चों।